हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय एवं इतिहास, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो है सभी जीवाणु, इनके बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट एंड मोल्ड, इनका भी अध्ययन इसी में होता है। शैवाल जो फंजाई है, इनका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। और वायरस, प्रोटोजोआ, इन सभी का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि कौन कौन सा हम अध्ययन किस किस वायरस, बैक्टीरिया का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो जैसे जीवाणु है, जीवाणुओं का अध्ययन अगर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत होता है तो उसे हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और अगर वायरस एंड रिकेट्सिया का अध्ययन किया जाता है तो उसे वायरोलॉजी कहते हैं। और प्रोटोजोआ का अध्ययन जो करते हैं वो होता है प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत। एंड जो यीस्ट और मोल्ड का अध्ययन होता है वो होता है कवक विज्ञान के अंतर्गत। एंड शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और ये सारे ही जीवाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, कवक विज्ञान, फाइकोलॉजी, ये सभी माइक्रोबायोलॉजी के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसी का ये अंग है। तो सूक्ष्म जीव जो है वो एक तो सभी हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, यानी कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है पूरी जो एटमॉस्फेयर में जो जहाँ सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति ना हो, राइट। और हर जगह उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव और जीवाणु विज्ञान के बारे में 16वीं शताब्दी तक कोई भी नहीं जानता था। और जो जितने भी संक्रामक रोग हैं इनके संबंध में भी जो जीवाणुओं से होते हैं इनके संबंध में भी कोई नहीं जानता था। तो 16वीं शताब्दी में ही इसके अंतर्गत जो जीवाणु हैं उनका अध्ययन होना शुरू हुआ। यानी कि कुछ सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप आया था, उसका आविष्कार हुआ था 16वीं शताब्दी में। और सब उसी के बाद इसकी जो जीवाणु है, वायरस है, जो भी हैं, इन सब का अध्ययन माइक्रोस्कोप के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि ये केवल माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। और कुछ तो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने ज़्यादा जो कि सूक्ष्म होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप जो हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होता है उसी के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, ऐसे देखे भी नहीं जा सकते। तो जो इस यंत्र की सहायता से जो रोगी हैं उसके रक्त में, धातु में और यूरिन की के अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं को देखा जाता है। और फिर जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में जीवाणु विज्ञान का आप कहेंगे कि जीवाणु विज्ञान का जो उदय हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। जो कि किया था मूलर वैज्ञानिक हैं, जीवाणुओं के आकार का उन्होंने वर्गीकरण किया था कि मूलर ने कहा कि जीवाणु इस तरह के होते हैं, मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसके आकार के बारे में बताया था, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं था। आगे हम देखेंगे इसको। फिर 18वीं शताब्दी में जो है जो एक वैज्ञानिक है मूलर, इन्होंने मूलर का जो ज्ञान था जर्मन के वैज्ञानिक ने उनको आगे बढ़ाया था। फिर इसके बाद में फ्रांस के वैज्ञानिक हुए लुईस पास्चर, 1845 में हुए थे। 50 वर्षों तक इस क्षेत्र में शोध कार्य उन्होंने किया और उन्होंने बीजारोपण किया था। इन्होंने यह सिद्ध किया था कि संक्रामक रोगों का प्रसार जीवाणुओं के द्वारा होता है। मतलब कि पहली बार जो है लुईस पास्चर ने बताया था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो संक्रामक रोग हैं, वो किसके द्वारा फैलते हैं, जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि लुईस पास्चर ने संक्रामक रोगों को बताया था कि जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। और ये जीवाणु वायु और जल में पाए जाते हैं। इसके बाद पास्चर के शिष्य थे एक रॉबर्ट कॉक ने इसमें विस्तार पूर्वक इसने कार्य किए और जिनसे जीवाणु संबंधी रोगों का पता लगाया इन्होंने। फिर इसके बाद में कोक ने जो है जो ट्यूबरक्लोसिस के जो हैजे के दंडाणु यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उनका पता इन्होंने लगाया था। उसके बाद में फिर हैसन ने कुष्ठ 1880 में और निर्दालु रोग, और इसके बाद में फिर ऑक्सटान आए 1881 में, इन्होंने स्टेफिलोकोकस का पता लगाया था। तो ये सब आपको लर्न करने की अलग अलग जो है जितने भी नेम हैं उन्हें हमें याद रखना है, सब इम्पोर्टेंट है।
तो इन्होंने जीवाणुओं के जो नामकरण है, वर्गीकरण है, रोग से उनके संबंध और उनके रंजनवर्धन आदि का पता लगाया है। तो फिर उसके बाद में एक इवानोस्की सूक्ष्म विषाणु का पता लगाया था। तो सबसे पहले जो वायरस का पता लगाया था वो इवानोस्की ने लगाया था 1858 में। उसके बाद में ये जो उन्होंने पता लगाया था इवानोस्की ने, वो लगाया था 1898 में। उसके बाद में एलोपैथी का एक बहुत बड़ा जो है अंग बन गया था ये जीवाणु जो है। इसकी सहायता से रोग ठीक भी हुए थे, जैसे रोग होते हैं तो इन्हीं की सहायता से रोग ठीक भी करने का कार्य का पता लगाया गया था कि किस तरह से इनको ठीक किया जाता है। इसके बाद में जो है और भी अध्ययन होते गए। इसके अंतर्गत बहुत सारे अध्ययन हुए, जैसे औषधि के अंतर्गत कृषि में का अध्ययन और खाद्य एवं जैसे दुग्ध सूक्ष्म विज्ञान है उसका अध्ययन हुआ था। मतलब इसके बाद में बहुत सारे अध्ययन होने लगे कि औषधि में किस तरह से ये रोग फैलाते हैं और कृषि में किस तरह से ये खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, और खाद्य में और जो हमारे फूड हैं उनमें किस तरह से ये उनको बर्बाद करते हैं, पानी को कैसे ये बर्बाद करते हैं, इंडस्ट्रियल में कैसे ये उसको बर्बाद करेंगे, और इसके अलावा कि इन क्षेत्रों में इन्हीं के द्वारा किस तरह से इनकी रोकथाम की जाए, और किस तरह से जितनी भी होने वाली डिजीज़ हैं, चाहे वो सॉयल की हो, चाहे औषधि के अंतर्गत आती है, जितनी भी हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत दवाइयाँ बनी शुरू हो गई। मतलब इन्हीं से, जीवाणु से, वायरस से, इन्हीं से दवाइयाँ बननी शुरू हुई। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में भी। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से यीस्ट है, यीस्ट क्या करते हैं, जैसे पनीर बनाने में काम आते हैं, तो वो भी ऐसे बैक्टीरिया के बगैर पनीर भी नहीं बनेगा, ठीक है। दही नहीं जमता है बैक्टीरिया के बगैर, ठीक है। और बहुत सारे हैं, फूड डेयरी हैं, तो पनीर बनाने का कार्य है, दही बनाने का कार्य है, इन सब में बैक्टीरिया का काम होता है। तो ये अच्छाई के लिए भी कहीं ना कहीं कारगर होते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में भी करोड़ों की संख्या में एक अच्छे बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ऐसे ही औषधि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत सारे रोगों के बचाव इन्हीं से खोजे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान है औषधि विज्ञान में भी और खाद्य दूध विज्ञान में भी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी।